प्रिय बंधुओं, आज 21 मार्च लोकतंत्र विजय दिवस है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कोरोना को लेकर की गई मार्मिक अपील का सम्मान करते हुए लोकतंत्र सेनानी द्वारा पूजा लॉन छिंदवाड़ा में आयोजित लोकतंत्र विजय दिवस का कार्यक्रम रद्द किया जाता है। आज है 21 मार्च, 43वां लोकतंत्र विजय दिवस। हिंदुस्तान के इतिहास में आपातकाल एक काला अध्याय जिसकी जनक थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रमाणित नाजायज प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ दिया गया फैसला, जिसमें प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को रायबरेली के चुनाव अभियान में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग करने का दोषी पाया गया था और उनके चुनाव को खारिज कर दिया गया था। इतना ही नहीं, श्रीमती इंदिरा गांधी पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी और किसी भी पद पर बने रहने संभालने पर भी रोक लगा दी थी। कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज करते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी अपने पद से हटने को तैयार नहीं थी। जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर जब तक इंदिरा गांधी अपने पद से त्यागपत्र नहीं दे देती, तब तक देश भर में जन आंदोलन कर रोष व्यक्त किया जाए। लोक नायक जयप्रकाश नारायण के इस आह्वान पर कुर्सी खाली करो कि जनता आती है जैसे नारों की उद्घोषणा के साथ पूरे देश में आंदोलन शुरू हुए। परिणाम, पूरे देश में आपातकाल घोषित किया गया। संवैधानिक रूप से ना तो कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और ना ही प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को विश्वास में लिया गया। निर्णय पूरी तरह पद पर बने रहने की अति महत्वाकांक्षा 25 जून 1975 को आधी रात को पूरे देश में आपातकाल लगा दिया गया और फिर चलाया गया दमन चक्र का घिनौना उपक्रम। अपने सारे राजनीतिक विरोधियों को बिना कारण बताए गिरफ्तार कर जेलों में भरने का सिलसिला जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, राजमाता श्रीमती विजया राजे सिंधिया, श्रीमती मृणाल गोरे, श्रीमती दुर्गा भागवत जैसे हजारों नेताओं एवं लाखों कार्यकर्ताओं को अनिश्चित काल के लिए जेलों में बंद कर दिया गया। शारीरिक एवं मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित किया गया। समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लागू कर दी गई। आपातकाल के उन दिनों में प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाला समाचार पत्र ने भी देश के आम नागरिकों का साथ देने के ऐतिहासिक अवसर गंवा दिया। अब समाचार पत्र में वही समाचार छपते थे जो सरकार चाहती थी। हकीकत से कोई लेना देना नहीं। सरकार के सामने पूरी तरह घुटने टेक चुके थे, परंतु समाचार पत्रों के सामने कुछ समाचार पत्र ऐसे भी थे जिन्होंने अपने साहस का परिचय देते हुए सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध किया। वे धन्यवाद के पात्र हैं। इसमें प्रमुख रूप से रामनाथ गोयनका का इंडियन एक्सप्रेस,
द स्टेटमेंट्स और मेन स्ट्रीम प्रमुख थे। हम लोगों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया, अदालतों को पंगु बना दिया गया। अब न्याय के लिए अदालतों में ना वकील, ना अपील और ना दलील दी जा सकती थी। लोकतंत्र की हत्या कर पूरी तरह तानाशाही राज की स्थापना हो गई थी। आपातकाल लगने के समय आपातकाल लगने के कुछ समय बाद सिख नेतृत्व ने बैठकों का आयोजन शुरू किया, जहां उन्होंने कांग्रेसी फांसीवादी प्रवृत्ति का विरोध किया। देश ने पहले जन विरोध का आयोजन अकाली दल ने किया था, जिसे लोकतंत्र की रक्षा का अभियान के रूप में जाना जाता है। इसे 9 जुलाई 1975 को अमृतसर से शुरू किया था। यह विडंबना ही है कि आजाद भारत में आजादी की दूसरी लड़ाई 25 जून 1975 से शुरू हुई, जिसमें देश की सरकार द्वारा लोकतंत्र सेनानियों को, जो लोकतंत्र की बहाली के लिए लड़ने वाले लोकतंत्र सेनानियों के साथ जो दुष्कर्म उनके साथ हुए, जो अमानुषिक अत्याचार हुए, वह अंग्रेजों के अत्याचारों से भी आगे निकल गए। हमारे पड़ोस में सिवनी जिले के श्री अशोक कोशर, जो वैनगंगा समाचार पत्र के संपादक थे, को पेशाब तक पिलाई गई। काल कोठरियों में लोकतंत्र सेनानियों को यातनाएं दी गई। राजमाता श्रीमती विजया राजे सिंधिया को असामाजिक और बीमार बंदियों के बीच में रखा गया। राजस्थान की कम्युनिस्ट नेता श्रीमती स्वामीनाथन को अपमानित किया गया। महाराष्ट्र की समाजवादी नेता मृणाल गोरे और समाजवादी विचारक को पागलों के बीच रखा गया। महिला बंदियों के साथ गंदे मजाक और अपशब्दों का कहना आम बात थी। जो राजनेता अंडरग्राउंड हो गए, लोकतंत्र की बहाली की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके पतासाजी के लिए संदेह के आधार पर क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या महिला, किसी को भी थाने में बंद कर उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रताड़ित करना, मारना, पीटना, भूखे रखना, उनके लिए अश्लील शब्दों का प्रयोग करना कोई नई बात नहीं थी। ऐसी घटना के भुक्तभोगी छिंदवाड़ा के स्वर्गीय नारायण राव पोफले का संपूर्ण परिवार रहा है, जहां से एक ही परिवार के 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। नाबालिग को भी बख्शा नहीं गया। परिवार नियोजन का आतंक ऐसा, सरकारी कर्मचारियों को टारगेट दिया गया। टारगेट पूरा करने के लिए क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या साधु, क्या संत, क्या आजीवन सजा काट रहे कैदी, क्या बाजार हाट आए हुए आम लोग, क्या सड़क पर घूमते मिले किसान, मजदूर, व्यापारी, जो जहां भी मिला आपातकाल की धौंस दिखाकर नसबंदी कर दी गई। आपातकाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि माना गया यह संगठन विपक्षी नेताओं का करीबी है तथा संगठनात्मक आधार पर सरकार के विरोध प्रदर्शन करने की संभावना से इनकार नहीं किया जाता। पुलिस इस संगठन पर टूट पड़ी। आरएसएस के स्वयंसेवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्रतिबंध को चुनौती दी और प्रतिबंध के खिलाफ जेल भरो आंदोलन कर लगभग 1,45,000 स्वयंसेवकों ने अपनी गिरफ्तारी दी। विपक्षी दलों के नेताओं और सरकार के खिलाफ स्पष्ट आलोचकों को गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने के बाद पूरा भारत सदमे की स्थिति में था। संविधान और कानून को खूब तोड़ा मरोड़ा गया। इंदिरा गांधी को सबसे पहले राजनारायण के मुकदमे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले का निपटारा करना था, इसलिए इन फैसलों को पलटने वाला कानून लाया गया। साथ ही इसका अमल पूर्व काल से लागू किया गया। संविधान को संशोधित करके कोशिश की गई कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति
और लोकसभा अध्यक्ष पर जीवन भर किसी अपराध को लेकर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इस संशोधन को राज्यसभा ने पारित भी कर दिया, लेकिन इसे लोकसभा में पेश नहीं किया गया। सबसे कठोर संविधान 42वां संविधान संशोधन, जिसके जरिए संविधान के मूल ढांचे को कमजोर करने, उसकी संघीय विशेषताओं को नुकसान पहुंचाने और सरकार के तीनों अंगों के संतुलन को बिगाड़ने का प्रयास किया गया। इमरजेंसी के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान को तोड़ने मरोड़ने का बहुत प्रयास किया और इसमें उन्हें तात्कालिक सफलता भी मिली। आपातकाल के पहले हफ्ते में ही संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 को निलंबित कर दिया गया। ऐसा करके सरकार ने कानून की नजर में सबकी बराबरी, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अदालत के सामने पेश करने के अधिकारों को रोक दिया गया। इससे अभिव्यक्ति की, प्रकाशन करने की, संघ बनाने की, सभा करने की आजादी को छीन लिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून तो पहले से ही लागू था, इसमें कई बार बदलाव किए गए। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में 29 जून 1975 के संशोधन में नजरबंदी के बाद बंदियों का इसका कारण जानने का अधिकार भी खत्म कर दिया गया। साथ ही नजरबंदी को 1 साल से अधिक समय तक बढ़ाने का प्रावधान कर दिया गया। 3 हफ्ते बाद 16 जुलाई 1975 को इसमें बदलाव करके नजरबंदियों को कोर्ट में अपील करने का अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। 10 अक्टूबर 1975 के संशोधन द्वारा नजरबंदी के कारणों की जानकारी कोर्ट या किसी को भी देने को अपराध बना दिया गया। 1976 में जबलपुर एडीएम बनाम शिवकांत शुक्ला का मुकदमा बेहद चर्चित हुआ, जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण के तौर पर जाना जाता है। इसमें तत्कालीन महाधिवक्ता अटॉर्नी जनरल नीरन डे ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि अगर एक पुलिस वाला किसी व्यक्ति पर चाहे आपसी रंजिश की वजह से ही क्यों ना हो गोली चलाकर उसकी हत्या कर दे तो भी कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती। निश्चित तौर पर वह किसी और का नहीं बल्कि इस अदालत के सामने का ही है। यह बात अटॉर्नी जनरल नीरन डे तत्कालीन केंद्र सरकार का विचार रख रहे थे। अदालत में हर कोई अवाक रह गया, लेकिन केवल जस्टिस HR खन्ना ने इस पर असंतोष जाहिर किया। बाकी सभी 4 जज केंद्र के खिलाफ बोलने का साहस नहीं कर पाए। वह आपातकाल के काले दिन थे। जस्टिस HR खन्ना को संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मौलिक अधिकारों के समर्थन में खड़े होने का खामियाजा भुगतना पड़ा। उनकी वरीयता की उपेक्षा करते हुए तत्कालीन केंद्र सरकार ने अपने आज्ञाकारी जस्टिस HM बेग को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त कर दिया। आपातकाल के उन काले दिनों में सुप्रीम कोर्ट करीब करीब खामोश ही रहा। 2 जनवरी 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी गलती मानी और यह कहा कि हाँ, कोर्ट से भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। इस तरह आपातकाल के दौरान सरकार ने जीवन के हर क्षेत्रों में आतंक का माहौल पैदा कर दिया। इन सभी काले कारनामों के कारण 1977 में एकजुट होकर न केवल कांग्रेस बल्कि इंदिरा गांधी को भी धूल चटा दी। इस तरह जनता ने लोकतंत्र में अपनी आस्था का सबूत दिया। आज आपातकाल को भुलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हमें उन काले दिनों के अनुभव को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उन अनुभवों से ही हम सबक सीखते हैं, हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। मुझे उम्मीद है मेरी इन शब्दों से, मेरी इन बातों को, ये विचार मेरे शायद आपको पसंद आए होंगे। यह एक इतिहास धरोहर के रूप में आप संग्रहित करेंगे, ऐसा मैं मानते हुए जय हिंद, जय भारत, जय लोक।